देखो बच्चों, एलसी ओसिलेशन, एलसी ओसिलेशन है ये हमारे पास क्या होता है। एलसी ओसिलेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, और जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर हैं उनको हम इस टाइप से अरेंज करते हैं, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमने कह दिया कि ये इंडक्टर है, सॉरी ये कैपेसिटर है। ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक इंडक्टर है। इनको हमने क्या करते हैं, कोई पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और इस कैपेसिटर को हमने क्या किया कि किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है चार्ज करने के लिए। एलसी ओसिलेशन हमारे पास क्या होता है कि भाई हमारे पास जो इंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है और हाफ Li² होती है, ये हमने पढ़ा था। और जो कैपेसिटर होता है उसके पास हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, और ये होता है आपके पास Q²/2C के बराबर होता है। एलसी ओसिलेशन में हमारे पास ये कहता है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दैट फिनोमिना इज नोन एज द एलसी ओसिलेशन। जब हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर है वो दोनों के दोनों हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट होंगे, देन दैट टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज द टैंक सर्किट। सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 0 द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, या हम कह सकते हैं कि भाई कैपेसिटर है उसके पास चार्ज है वो Q के बराबर है, एंड इंडक्टर में से जो करंट फ्लो करता है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है आपके पास, I करंट फ्लो करता है। अब यहाँ से हम कहेंगे कि भाई किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। इसके पास कोई चार्ज, मैंने मान लिया कि भाई इसके पास प्लस Q चार्ज है, इसके पास माइनस Q चार्ज है, और जैसे हमने इस इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया है तो इंडक्टर के अंदर से हमारे पास जो करंट है वो कितना फ्लो करता है आपके पास, I करंट फ्लो करता है। अब यहाँ हमने कह दिया बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे, और किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे तो मैं कहूँगा भाई इस कैपेसिटर के पास जो हमारे पास पोटेंशियल था, प्लस हमने कह दिया कि इंडक्टर के पास जो पोटेंशियल है उनका सम किसके बराबर होगा, आपके पास 0 के बराबर होगा। ओवर द क्लोज लूप नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। नाउ भाई कैपेसिटर के पास तो हमारे पास पोटेंशियल था Q/C, प्लस इंडक्टर के पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -L × dI/dt के बराबर होता है। और बच्चों यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कैलकुलेट कर रहे थे यह Q/C -L × dI/dt इज इक्वल टू 0। हमने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, dQ/dt के बराबर होता है। बट यहाँ पे मैं कहूँगा I इज इक्वल टू माइनस ऑफ dQ/dt। नेगेटिव साइन है ये हमारे पास शो करता है कि नेगेटिव साइन शोज दैट अगर हमारे पास करंट इंक्रीज होता है तो चार्ज है वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। करंट इंक्रीज होगा, चार्ज हमारे पास डिक्रीज होगा। देखो यहाँ से जैसे इसकी डिस्चार्जिंग होगी तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। करंट हमारे पास चार्ज डिक्रीज हुआ तो करंट क्या हुआ आपके पास, इंक्रीज हुआ। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो Q/C -L × dI/dt ऑफ -dQ/dt इज इक्वल टू 0। और बच्चों ये है Q/C माइनस प्लस L dQ/dt इज इक्वल टू 0। L को इधर लिया हूँ, Q/LC प्लस d2Q/dt2 इज इक्वल टू 0। और दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
बोलो ये वाली जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन आ गई आपके पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आ गई। और इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। और जो बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी वो होती है d2q अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो भाई, इसको कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, व्हेन वी कंपेयर इट देन वी गेट। बच्चों यहाँ से d2 क्या हुआ अपॉन dt2 ये एज इट इज आगे क्या हुआ आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ओमेगा स्क्वायर है वो किसके बराबर आया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडरूट ऑफ एल सी के बराबर आ गया। ओमेगा की वैल्यू आई वो किसके बराबर आई आपके पास, 1 अपॉन अंडरूट ऑफ एल सी आई एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि जो हमारे पास एल सी ओसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी आई है वो किसके बराबर आ गया आपके पास, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गई। और यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडरूट ऑफ एल सी एंड वी गेट न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडरूट ऑफ एल सी के बराबर आएगा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। ये तो हमारे पास आई इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन आई। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो चार्ज फ्लो करेगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होगा। फाई क्या है हमारे पास है, फेज डिफरेंस है। और जब मैं कहूँगा कि जब हमारे पास टाइम टी इज इक्वल टू 0 है देन हम कहेंगे कि भाई फाई इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। देयरफॉर क्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, क्यू नोट कोस ऑफ ओमेगा टी के बराबर आ गई। क्यू नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ चार्ज। क्यू नोट है वो क्या है आपके पास, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज है। यहाँ तक बोलो कोई डाउट है तो आगे देखो। आगे हमारे पास क्या आती है कि एनर्जी आती है एलसी ओसिलेशन के। पहले तो मैंने कैलकुलेशन करी इसकी फ्रीक्वेंसी की करी है। आगे हमारे पास जो आता है वो आता है कोई कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एलसी ओसिलेशन। और यहाँ से हम प्रूव करेंगे कि एलसी ओसिलेशन में जो एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, टोटल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। और किस पे इंडिपेंडेंट रहेगी बच्चों, टाइम पे इंडिपेंडेंट रहेगी। देखो यहाँ से भाई हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर होती है। एंड वी नो दैट मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमने पढ़ा था कैपेसिटर वाले चैप्टर में कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2c एंड मैग्नेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होगी। अभी हमने बताया कि जब भी हमारे पास एलसी ओसिलेशन होगा तो उसमें हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट कोस ऑफ ओमेगा टी के बराबर थी। ये वैल्यू बच्चों यहाँ पुट करो, वी गेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2c इंटू क्यू नोट कोस ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर एंड वी गेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू नोट स्क्वायर अपॉन 2c इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर आ गई। इसको इक्वेशन नंबर कह दिया 1। आगे हमने पढ़ा करंट, और भाई करंट किसके बराबर पढ़ा था, I इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर होता है। और बच्चों यहाँ से क्यू की वैल्यू ये दी हमारे पास, यह माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू नोट कोस ऑफ ओमेगा टी के बराबर होगा। एंड I इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नोट कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा के बराबर होगा। एंड वी गेट I इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस क्यू नोट ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी एंड वी कैन से दैट I इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया, I की वैल्यू इसके बराबर आ गई।
बच्चों हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक एनर्जी। आई की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर लूं, वी गेट मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू क्यू नोट इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका होल स्क्वेयर, एंड यू पी इज इक्वल टू हाफ एल क्यू नोट स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी के बराबर होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लो। ओमेगा है वो क्या है, हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और हमने कहा था कि वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर एलसी ऑसिलेशन विल टेक्स प्लेस। और हमने अभी बताया कि जो ओमेगा की वैल्यू आई थी बच्चों, वो किसके बराबर आई थी, 1/√ऑफ एलसी के बराबर आई थी, यही वैल्यू आई थी। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/LC। ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दे, वी गेट यू बी इज इक्वल टू हाफ एल क्यू नोट का स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू 1/LC इंटू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी के बराबर होगी। भाई एल से एल कैंसिल आउट हो गए। आगे देखो, यू बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, क्यू नोट स्क्वेयर अपॉन 2C इंटू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 3। भाई टोटल मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी के लिए मैं क्या कह दूं, U इज इक्वल टू U इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस U मैग्नेटिक एनर्जी, यही होगा। और टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू U इलेक्ट्रोस्टैटिक। U इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास आया क्यू नोट स्क्वेयर अपॉन 2C कोस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस U भी देखो ये रहा कितना है आपके पास, क्यू नोट स्क्वेयर अपॉन 2C साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। और बच्चों यहाँ से क्यू नोट स्क्वेयर अपॉन 2C कॉमन ले लूँ, ये आया मेरे पास U इज इक्वल टू क्यू नोट स्क्वेयर अपॉन 2C तो कॉमन आ गया, और ये आया कोस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी के बराबर आया। और बताओ ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देन वी गेट यू बी इज इक्वल टू क्यू नोट स्क्वेयर अपॉन 2C के बराबर आ गया। और ये हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ये हमारे पास बोलो क्या टाइम पे डिपेंड करती है, नहीं करती। हेंस हमने कह दिया कि जो टोटल एनर्जी है वो एलसी ऑसिलेशन की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। आगे देखो, आगे हमारे पास आता है भाई एलसी ऑसिलेशन है वो किस टाइप से होता है, हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी एंड हाउ मैग्नेटिक एनर्जी विल आल्सो कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो पूरा फिनोमेना, यहां से हमने मान लिया कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने मान लिया कि भाई जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, हमने सपोज किया है कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। कैपेसिटर है वो हमारे पास कैसा बताया इसने, फुल्ली चार्ज बताया है। और मैंने मान लिया कि कैपेसिटर के पास चार्ज था वो कैपिटल क्या था, ये बड़ा केस हो गया। ये मैंने कह दिया कि ये कैपेसिटर था, फुल्ली चार्ज था, और जैसे ही ये हमारे पास फुल्ली चार्ज था तो हमने कह दिया कि ये इसके साथ क्या बता दिया, हमने एक इंडक्टर बता दिया। इंडक्टर का इंडक्टेंस है वो हमारे पास L के बराबर था। और जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तब हम कहेंगे कि इसमें से कोई भी करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा था। और जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था तब मैं कहूँगा कि भाई इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, वो होगी क्यू स्क्वेयर अपॉन 2C। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कितनी रहेगी, क्यू स्क्वेयर अपॉन 2C, बट मैग्नेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। मैग्नेटिक एनर्जी थी वो किसके बराबर होगी, आपके पास 0 के बराबर होगी। अब हमने क्या किया कि लेट द की इज क्लोज्ड, की को हमने क्लोज किया, और जैसे ही हमने की को क्लोज किया तब हम कहेंगे कि कैपेसिटर है उसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई।
और जैसे ही कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी तब हम कहेंगे कि भाई इसमें से कुछ अमाउंट में करंट है वो फ्लो करेगा। लेट करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू इट, इन दिस केस आई विल नॉट बी इक्वल टू 0। और जब करंट फ्लो करेगा तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो भी 0 के बराबर नहीं होगी और मैग्नेटिक एनर्जी है वो भी 0 के बराबर नहीं होगी। इन दिस केस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी स्टार्ट होगी। आगे देखो, मैं यूँ कहता हूँ कि जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू t/4 हो गया तब हम कहेंगे कैपेसिटर है ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। और मैं कहूँगा कि इंडक्टर में से जो करंट है वो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, करंट इज मैक्सिमम। और जब बच्चों इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है तब मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इट बिकम्स इक्वल टू 0। बट मैग्नेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, हाफ Li² के बराबर होगी। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इन दिस केस द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आगे देखो, अब हमने क्या कहा कि जो इस इंडक्टर के पास करंट था वो इस कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही इस कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगा तब हम कहेंगे कि ये करंट है इसको चार्ज करेगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, ये अपोजिट पोलरिटी में चार्ज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि करंट है अब हमारे पास डिक्रीज होगा। और जैसे ही करंट डिक्रीज होगा तब हम कहेंगे कि भाई इट विल स्टार्ट चार्जिंग इट इन द अपोजिट पोलरिटी। अपोजिट पोलरिटी में हमारे पास इसको चार्ज करेगा। इन दिस केस मैग्नेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब ये करंट है इसकी चार्जिंग स्टार्ट करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि हेयर मैग्नेटिक एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और जैसे ही मैं यूँ कहता हूँ कि टाइम है t/2 के बराबर हो जाता है, एज टाइम रीचेज t/2 देन ये कहता है कि कैपेसिटर है ये हमारे पास फुल्ली चार्ज हो जाता है इन अपोजिट पोलरिटी, फुल्ली चार्ज हो जाता है अपोजिट पोलरिटी के अंदर हमारे पास फुल्ली चार्ज हो जाता है। एंड इन दिस केस जो करंट फ्लो करेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो तो अगेन हमारे पास किसके बराबर होगी, क्या उसके अपॉन 2c के बराबर हो गई। एंड मैग्नेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू 0। और मैं कहूँगा कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा टिल इट गेट्स द ओरिजिनल पोजीशन। और ओरिजिनल पोजीशन हमारे पास क्या थी, इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी कि भाई ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी और नीचे वाली प्लेट कैसी थी आपके पास, नेगेटिव थी। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा टिल इट गेट्स द ओरिजिनल पोजीशन। जब तक इसकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं आ जाती तब तक ये प्रोसेस है वो हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, कंटिन्यू रहेगा। अब हमने देखा कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और जो मैग्नेटिक एनर्जी थी L और C के बीच में हमारे पास क्या करती है, ओसिलेट करती है। इसीलिए हमने इसको किसका नाम दे दिया, दिस इज नोन एज द LC ओसिलेशन। LC ओसिलेशन के अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि एक तो डंप्ड ओसिलेशन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, अनडम्प्ड ओसिलेशन होता है। तो LC ओसिलेशन है वो अनडम्प्ड ओसिलेशन होता है। और अनडम्प्ड ओसिलेशन हमारे पास वो ओसिलेशन होता है कि जिसका एम्पलीट्यूड है वो क्या रहता है आपके पास, सेम रहता है। और इस टाइप का हमारे पास ये ओसिलेशन रहेगा, अनडम्प्ड ओसिलेशन रहेगा। एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। दिस इज द अनडम्प्ड ओसिलेशन। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास आता है
इलेक्ट्रिक रेजोनेंस आता है। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस है वो हमारे पास क्या होता है, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कई बार आपने देखा होगा कि भाई आप स्विंग पे झूले होंगे, और जैसे झूले हैं तो धीरे धीरे जब स्विंग ओसिलेट करती है तो वो फ्रीक्वेंसी है, उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अब आपका एक साथी आता है, और जैसे आपका साथी आया उसने उस स्विंग की एक रस्सी बांधी, और रस्सी बांध के उसको जोर जोर से ओसिलेट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वहाँ पे हम नोट करते हैं तो हम नोट कर पाते हैं कि वहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम रहती है, बट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो हमारे पास क्या होता है, आपके पास इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस विल सेड टू बी टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के अंदर हमने कह दिया कि एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, आपके पास सेम रहती है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। उसका हमने नाम दिया, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का नाम दे दिया। आगे देखिए, हमने ये पढ़ा एलसीआर सर्किट, और यहाँ पे हम कहेंगे कि करंट का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और जब हमने एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ा तब हमने कहा था कि जो इम्पीडेंस आया था वो आया था √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर आया था। बोलो ये आया था या नहीं, Z इज इक्वल टू इसके बराबर आया था। और हमने ये कहा था कि भाई जो हमारे पास करंट होगा IRMS होगा वो हमारे पास किसके बराबर आएगा बच्चों, ERMS अपॉन Z के बराबर होगा। और मैं ये कहता हूँ कि करंट है इसका एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा, और केवल तभी मैक्सिमम होगा इफ एंड ओनली इफ Z इज मिनिमम। और Z मिनिमम हमारे पास जब होगा जब XL है वो किसके बराबर होगा, XC के बराबर होगा, दैट इज Z मिनिमम है वो किसके बराबर होगा, आपके पास R के बराबर होगा। और ये कहता है कि जब XL XC के बराबर हो जाता है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। XL है वो किसके बराबर है, XC के बराबर है। XL XC के बराबर है। XL कितना बताया था आपने, ω L, और XC कितना बताया था, 1/ω/c। और बच्चों ओमेगा को इधर लिया ही, ω² L इज इक्वल टू 1/c, और हमारे पास आया ω² इज इक्वल टू 1/LC, एंड वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC के बराबर आया। दिस मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको हमने नाम दे दिया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया। ठीक है, आगे देखो, ओमेगा नोट को मैं क्या कह सकता हूँ, 2π न्यू नोट इज इक्वल टू 1/√LC, एंड वी गेट न्यू नोट इज इक्वल टू 1/2π√LC के बराबर होगा। ये फ्रीक्वेंसी है, इसी को हमने किसका नाम दे दिया, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है वो हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी बताई है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बताई है। आगे हमने कह दिया कि करंट का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा जब Z किसके बराबर होगा, आपके पास R के बराबर होगा। और अगर मैं करंट के एम्पलीट्यूड की वेरिएशन करता हूँ विद रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ तो हमने कह दिया कि इधर तो करंट का एम्पलीट्यूड है और इधर हमने कह दिया ओमेगा है, देन हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का कर्व आएगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट के बराबर होगा, और ये हमारे पास करंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास मैक्सिमम रहेगी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर एनी रेजिस्टेंस R1। और अगर मैं आपको कह दूं कि कोई दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया, मैंने R2 ले लिया और R2 इज ग्रेटर देन R1,
देन हम कहेंगे कि भाई इस टाइप का आएगा। दैट इज हम कहेंगे कि जितना रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगा उतना ही हमारे पास जो कारो रहेगा वो कैसा रहेगा, आपके पास शार्पर कारो रहेगा, शार्पनेस है उतनी इसकी ज़्यादा होगी। और अगर बच्चों मैं इसको यूँ कह दूँ, R1 है वो हमारे पास 100 ओम मान लिया और R2 है वो मैंने मान लिया 200 ओम के बराबर मान लिया, तब हम कहेंगे कि भाई जो I मैक्सिमम है वो लगभग दूसरे केस का क्या होगा, आपके पास हाफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ये तो वेरिएशन बताई मैंने इसकी, देखो यहाँ पे एक्सएल अगर एक्स से ज़्यादा है तो भी जेड बढ़ता है और एक्स ही एक्सएल से ज़्यादा होता है तो भी हमारे पास जेड है वो क्या हो जाता है, आपके पास इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये कहता है कि भाई अगर जेड की वेरिएशन करते हैं, जेड की हम वेरिएशन करते हैं तो हमारे पास इस टाइप की आएगी। इधर तो हमारे पास होगा जेड इस टाइप की आएगी और यहाँ पे हम कहेंगे कि z इज इक्वल टू r, जो z की वैल्यू है वो मिनिमम होगी और ये कब होगी, जब ओमेगा है वो किसके बराबर होगी, आपके पास ओमेगा नॉट के बराबर होगी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ z विद ओमेगा फॉर LCR सीरीज सर्किट। इस फ्रीक्वेंसी को हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था।